ठीक है, तो फिर से सभी का मैं स्वागत करता हूँ अपने इस वर्चुअल क्लासरूम में। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। आपके पास अनम्यूट का बटन होगा, चैट सेक्शन होगा, आप वहां से हमसे पूछ सकते हैं। तो कल हमने जो पढ़ा था उसके आगे हम आज बढ़ेंगे और कुछ चीजें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। दो चार स्टूडेंट और आने वाले हैं, हम लोग देख लेते हैं। वेट एंड वॉच, बस 10 से 20 सेकेंड, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। ओके डियर फ्रेंड्स, सत्येंद्र, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल जहां हमने छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ आपको रिवीजन भी कराएंगे कि क्या आप देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज 1861 के एक्ट को। अब ये एक्ट क्या था? 1861 का जो एक्ट है इसको क्राउन रूल कहते हैं और ये क्राउन रूल जो है इसको इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से जानते हैं। मैक्सिमम जो एक्ट आएंगी 1861 का उसको क्या कहेंगे? इंडियन काउंसिल एक्ट। प्लीज लिख लीजिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। मैंने कल बात किया था कि जितने भी अमेंडमेंट की क्यों हुए, क्यों विद्रोह हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा कि इंडियंस जो है वो लॉ मेकिंग प्रोसेस में यानी कानून बनाने की प्रक्रिया में उनका पार्टिसिपेशन नहीं है, इसकी वजह से ये विद्रोह हुआ है। तो क्यों ना हम उनको पार्टिसिपेशन करें। यहां से ये आपको ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स कि 1858 के बाद डायनेमिक्स चेंज होता है और उस डायनेमिक्स में इंडियंस को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कराना पड़ता है। मजबूरी कहो या जरूरत कहो, अंग्रेजों की ये पॉलिसी रही है। गॉट इट? तो हमने ये देखा था कि सबसे पहले वो थोड़ी सी छूट देंगे इंडियंस को, फिर थोड़ी सी ज्यादा देंगे, फिर थोड़ी सी ज्यादा देंगे। हेलो एनीवन्स हियर? अभिनव, आनंद, इफ यू हैव सम क्वेरीज आस्क, बेझिझक आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले 1861 में क्या किया गया था? यहाँ लिखा हुआ है एसोसिएशन ऑफ इंडियन इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। तीन लोगों को ऐड किया गया था, महाराजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। ये तीन लोगों को याद रखना है आपको। ये कब किया गया था? 1861 में। क्लियर है? नेक्स्ट मैंने कहा था कि पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है। पोर्टफोलियो सिस्टम आज भी है, इसलिए जब ये क्लास शुरू हुई थी कल, कल की क्लास आपको लाइव मिल जाएगी रिकॉर्डेड लेक्चर में। आप जाएंगे वहां, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री या ऐतिहासिक विकास आपको इस नाम से मिल जाएगा। पोर्टफोलियो आज भी कोई कैबिनेट मिनिस्टर बनता है, स्टेट मिनिस्टर बनता है, तो उसको एक पोर्टफोलियो दिया जाता है, एक डिपार्टमेंट दिया जाता है जिसकी जवाबदेही, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है और वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। ही इज द सोल रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर ऑल द एक्ट डन और विल बी डूइंग बाय हिज हर डिपार्टमेंट। तो ये पोर्टफोलियो होता है। इनको डिपार्टमेंट का सिस्टम ये शुरू किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दिया गया था किसको? हमने देखा था ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसको दिया गया था? वायसराय को। हमने ये भी देखा था कि सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे 1773 में, फिर आते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर गवर्नर जनरल 1858 में बदल के वायसराय हो जाते हैं और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने थे। पिछले क्लास में आप जाओगे तो आपको देख मिल जाएगा। फिर भारत आजाद होगा तो फिर से ये नोमेनक्लेचर चेंज होगा। तो ये हो गया। इतने में आपको किसी को कहीं से कोई दिक्कत? ये रिवीजन टाइप में करा रहा हूं ताकि सबको दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स अभी भी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, अगर आप जो भी स्टूडेंट्स हैं यार उनके लिए। हेलो सर, अभिनव आनंद, हाँ बताइए, कुछ प्रॉब्लम है? सुनने में या दिखने में कुछ दिक्कत है आपको? कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, आप यहाँ से भी अनम्यूट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से भी। टेस्ट कब लाएंगे? अच्छा, टेस्ट टेस्ट बन के तैयार हो गया है, बट पहले स्टडी कर लो फिर टेस्ट। टेस्ट जब आप बोलो बोलो मैं लेकर के आ जाऊंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके साथ दिक्कत ये होगी कि आप पढ़ाई किए बिना टेस्ट अगर लगाओगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब दूसरा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892।
दूसरे का क्या नाम है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, और ये इंडियन काउंसिल एक्ट जो है ये आपको 1861 के एक्ट के बाद आता है। कोई दिक्कत आपको यहाँ समझने में? ठीक है। इसने और क्या किया, इसने जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, यहाँ नॉन ऑफिशियल का क्या मतलब है, यहाँ नॉन ऑफिशियल का मतलब है इंडियन, ठीक है ना। नॉन ऑफिशियल जो मेंबर थे उनकी संख्या को और बढ़ा दिया, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नॉन ऑफिशियल के मेंबर को की संख्या को और बढ़ा दिया। इससे क्या होगा कि थोड़े से और इंडियंस आएंगे। मैंने पहले ही कहा था जो भी इंडियंस हैं उनको धीरे धीरे पार्टिसिपेट किया जाएगा इस पूरे प्रोसेस में। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे इंडियंस को और ज्यादा संख्या बढ़ाएगा, देखिएगा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये काफी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है पावर ऑफ डिस्कसिंग बजट। चूंकि अब उनको 1858 में जब इंडियंस को बात की गई थी, 1861 में कुछ लोगों को इंक्लूड किया गया, तो 1892 में थोड़ा सा इनको पावर भी दे दिया गया। याद रखिएगा पहले पावर नहीं दिया गया था, पहले वो सिर्फ उस चेंबर में बैठ सकते थे जो आज उस समय का पार्लियामेंट होता था उसमें। लेकिन अब वो क्या करते हैं, यहाँ कोई चैट कर रहा है, हेलो ज्योति जी, अभिनव आनंद, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे करिए। तो ये ध्यान रहे कोई भी बाकी सारी चीजें डिस्कस ना करें यहाँ पे। टू पावर्स ऑफ डिस्कसिंग बजट टू इंडियंस। तो इनमें पावर क्या दे दिया गया, बजट को डिस्कस करने का। बजट को डिस्कस करने का पावर इसलिए मिला तो इंडियंस को लगा कि चलो हमारे लिए कुछ ना कुछ आ रहा है, हम भी अब इसके पार्ट हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नॉमिनेशन ऑफ सम मेंबर्स, लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसका क्या मतलब है, थर्ड पॉइंट में ये आएगा कि कुछ जो है मेंबर्स को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों में कुछ व्यक्तियों को उपस्थिति के लिए उनको नामांकन किया जाने लगा। ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोसेस था। मान लो कोई बहुत बड़ा जमींदार है, इंडियंस को तो पार्टिसिपेट करना है, तो उस जमींदार को इंक्लूड कर दिया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, देखिए अभी तक लेजिस्लेटिव काउंसिल में है, वायसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो नहीं है। चलिए मैं इसको समझा देता हूँ, हो सकता है आप लोग भूल गए होंगे। दो चीजें हैं यहाँ पे, एक होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल, दूसरा होगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा उसका कानून बनाने का प्रोसेस होगा, और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा वो वायसराय के पास होगा, वो नियम को लागू करता है, सेम लाइक अभी जो हमारे पार्लियामेंट में होता है वैसा ही। ठीक है, तो अब कुछ कुछ मेंबर्स को जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव में इनडायरेक्ट इलेक्शन भी मिलने लगा। ये तीन पॉइंट इसके मेन मुख्य बिंदु रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट देखने से पहले हम समझते हैं कि इसके बाद का सिनेरियो क्या था। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा 1855 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। उन लोगों का जो डिमांड था शुरू में वो काफी शांति प्रिय था, और वो काफी एक्टिव रहते थे किसी भी चीज को लेकर, जो कि सिटीजन्स राइट हुआ, देश में कैसे कानून बनने चाहिए, कौन सा कानून अच्छा है बुरा है, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने लेकिन कांग्रेस इसमें प्रमुख था। तो 1855 का कांग्रेस बनने का असर 1892 के एक्ट पे दिखा था, थोड़ा सा लिटिल सा। लेकिन उसके बाद जो है उसके बाद भी इसका असर दिखता है। और जो लोग भी आज नए ज्वाइन किए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कल से टाइमली ज्वाइन करें, क्योंकि टाइमली रहेंगे आप तभी आप पढ़ाई भी कर पाएंगे टाइमली। ठीक है, तो ये ध्यान रहे, 9 o'clock का मतलब है 9 AM टू 9 AM। मैं 9 AM से 9 2 हो सकता है, 9 5 नहीं हो सकता है, इससे देर किसी का नहीं होना चाहिए। और बाद में मैं वो भी 2 मिनट का लैगिंग खत्म कर दूंगा। ठीक है, ओके। तो ये क्या किया इन्होंने, इसको मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म क्यों कहते हैं। हाँ, तो समझते हैं कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, 1892 में कुछ रिफॉर्म होते हैं कांग्रेस के द्वारा, मांग की जाती है। फिर 1909 में जो है एक अच्छा खासा रिफॉर्म होता है जो कि इंडिया के लिए फायदा कम घाटा ज्यादा बनता जाता है। धीरे धीरे समय बदलेगा और ये बदलता जाएगा। इसको कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, ये मिस प्रिंट हो गया है, 1909 है दरअसल, आप इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है,
मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। इसको याद करने का देखिए, दो आएगा आपको, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड और मॉर्ले मिंटो, ये दो रिफॉर्म को आपको समझना है। पहला है 1909 के एक्ट को मॉर्ले और मिंटो रिफॉर्म क्यों कहते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था, भारत में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोस्ट था वो सबसे हाईएस्ट पोस्ट था। तो उस समय जो ये लॉर्ड मोरले थे, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। तो भाई जो सबसे बड़ा होगा उस पोस्ट के व्यक्ति का नाम तो पहले ही लिखा जाएगा, जाहिर सी बात है। लॉर्ड मोरले, इसलिए इसे मिंटो मोरले नहीं कहते, इसे मोरले मिंटो कहते हैं। अब आप समझ गए, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है या कुछ और इसमें चाहिए। मॉर्ले चूंकि एक हाईएस्ट पोस्ट पे थे तो उनका ये पहले दिया गया। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इसे कहते हैं, और ये 1909 में आया था। आपको आगे के सभी एग्जाम्स में ये काम देगा। नेक्स्ट होता है 1919 के एक्ट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए मॉर्ले और मिंटो ये बहुत छोटे छोटे, इनका छोटा छोटा इनका रहता है, और इनके जो डिमांड्स होते हैं वो भी भारतीयों के जो डिमांड्स होते हैं उसको भी ये ध्यान में रख करके बनाते हैं कानून। और इनका क्लियर कट इंटेंशन रहता है कि इंडियंस को जितनी जरूरत वो डिमांड कर रहे हैं उससे ज्यादा उन्हें ना दिया जाए। इवन की जो था उसको भी इन्होंने गड़बड़ कर दिया। ठीक है, क्या गड़बड़ किया है हम लोग अभी देखेंगे। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों कहते हैं। लॉर्ड मॉर्ले जो थे, लॉर्ड मोरले ये यहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मिंटो यहाँ के वायसराय थे। कोई समझने में कोई दिक्कत बताइए, कोई समझने में दिक्कत है आपको।
तो 4 बजे से बायोलॉजी की क्लास होगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि सब लोग उसमें उपस्थित हों। और सभी लोग, चूंकि देखिए आप जो भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो उसमें बायोलॉजी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये ध्यान रहे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो रहता ही है, लेकिन उनमें बायोलॉजी सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, एलएलबी के लिए कुछ क्लियर टॉपिक बताइए दोस्त। आप एलएलबी का देने जा रहे हो और एलएलबी में सबसे ज्यादा पॉलिटी ही पूछा जाता है और वही मैं पढ़ा रहा हूँ। तो या तो आपको सिलेबस पता नहीं है तो प्लीज पता करिए, एलएलबी का प्लेलिस्ट है पूरा, वहां जाएंगे आप, सिलेबस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रहे। तो मिंटो के बारे में हो गया, मॉडल के बारे में। इसने क्या किया कि जो इंडियन पार्टिसिपेशन होता था उसमें 16 नंबर थे, 16 लोग थे, उसको 60 कर दिया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 16 लोगों के जगह पे वहां पे अब 60 लोग रहेंगे। ठीक है, क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है। फिर और क्या क्या चीजें इन्होंने एक कहा जाता है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अब ये क्या होता है इसको समझिए। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हुआ क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी, फूट डालो और शासन करो। ठीक है, तो उन्होंने 1909 के एक्ट में ये प्रोविजन किया कि हम मुसलमानों को, मुस्लिम्स को कुछ स्पेशल एडवांटेज देंगे। पहला एडवांटेज ये था कि उनको, उनके जो लीडर होंगे उन्हीं के द्वारा चुने जाएंगे। इट मीन्स कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का बीज बोया गया था वो अल्टीमेटली देश को बहुत हानि किया, और उसका जो शुरुआत है वो 1909 में ही किया गया था। समझ रहे हैं आप लोग, ये चीज आपको समझना है कि 1909 में जो ये सिलसिला शुरू हुआ था ये बढ़ता ही गया और धीरे धीरे ये काफी डिजास्ट्रस हो गया। तो इसको कहते हैं कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। मतलब अपने कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना है, मतलब है कि मुस्लिम के जो लीडर हैं वो मुस्लिम के द्वारा ही चुने जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, अंग्रेजों ने एक दिमाग में डाल दिया बात, किसके, मुस्लिमों के, कि आपके जो लीडर हैं वो आपके द्वारा चुने जाएंगे, आपकी अलग पार्लियामेंट होगी, आपके अलग अल्टीमेटली देश होंगे। तो ये यहाँ से लॉर्ड मिंटो को कहते हैं फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। प्लीज नोट करते चलिए, मैक्सिमम लोग कॉपी किताब लेके बैठे हैं ना, कॉपी। मैंने कल भी कहा था कि नोटबुक लेके बैठना है। चलिए मुझे चैट बॉक्स में बताइए कितने लोग नोटबुक लेके बैठे हैं। आई एम वेटिंग। ठीक है, प्रिंस ने लिया है, शिवम ओझा ने लिया, शशिकांत ने लिया, ठीक है, एस एस अखिल, ओके। चलिए मुझे खुशी हुई कि सभी ने लिया है। तो लॉर्ड मिंटो को कहते हैं फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। कम्युनल इलेक्टोरेट बेसिकली जो ये 1909 का एक्ट था, इसमें मेजर यही चेंजेस आए थे और यही काम किए गए थे। इसके अलावे इसमें कोई और काम नहीं किया गया था। तो 1909 के एक्ट में मेनली यही चीज रखना है आपको याद। फिर अगला एक पॉइंट है मैं आपको बताना चाहूंगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। प्लीज नोट इट डाउन। पहले इनका नाम लिख लीजिए फिर हम लोग समझेंगे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे, इनको सबसे पहले वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज अ लॉ मेंबर, पहले लिखिए लॉ मेंबर, कहा इनको अपॉइंट किया गया था ये लिख लीजिएगा, वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ठीक है, वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इन्हें अपॉइंटमेंट मिली थी एज अ लॉ मेंबर। चलिए क्या नाम था, एस डी सिन्हा, या आप सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा याद रखो इनको लॉ मेंबर में। तो देखिए अभी तक वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किसी को जगह नहीं मिली थी, सब लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे। मतलब क्या था कि जो पावरफुल बॉडी था, इट मींस कि जो अभी का लोकसभा है उसमें किसी को जगह नहीं मिला था। अब इन्हें मिला, ये पहले मिले, लेकिन कितने लोगों को मिला, सिर्फ इनको मिला। समझ रहे हैं, इससे ज्यादा किसी को नहीं मिला। तो ये बस लॉ मेंबर के तौर पे इन्हें सुझाव लिया जाता था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, आखिरकार इनका भी कोई खास रोल नहीं रहा और इन्होंने बाद में इसमें से काम करना भी छोड़ दिया। तो क्लियर है, तीन चीजें हमने देखी थी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में संख्या भारतीयों का बढ़ा के 16 से 60 कर दिया गया, टोटल जो था 16 से 60 किया गया, तो भारतीयों का भी बढ़ा। दूसरा था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा दिया गया, प्लीज नोट इट डाउन। और तीसरा था
जो एक तरीके से इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों कहते हैं ये हमने देखा था, और सबसे लास्ट में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की बात की गई थी। और एक और लिटिल सा चीज है, मुसलमानों के लिए तो इन्होंने किया ही कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, इसके बाद जमींदारों के लिए एक तरीके से रिजर्वेशन रख दिया कि जमींदार भी सीट पे आ सकते थे, लोकसभा राज्यसभा में पार्टिसिपेट कर, बट ये नहीं पूछा जाता है। पूछा जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, कम्युनल इलेक्टोरेट की जो है बर्थ कहाँ से होता है, इन सब चीजों के बारे में पूछा जाता है। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज हमसे पूछ ले, ठीक है। किसी को किसी तरीके का कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं 1 मिनट का समय देता हूं, आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो, क्योंकि इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आएगा वो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होगा, उसको मैं ट्रिक से आपको याद कराऊंगा ताकि वो हमेशा आपको याद रहे, ठीक है। कम्युनल इलेक्टोरेट कौन है सर, अपने एसपीडी सिन्हा के लिए क्या बताया? ओके, ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखिए, जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे उनको, देखिए अब मैं फिर से बताता हूँ, वायसराय का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था, ऐसे लिख लीजिए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये वायसराय का होता था, ठीक है। इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को लॉ मेंबर बनाया था। क्या बनाया गया था? लॉ मेंबर बनाया गया था। पहली बार किसी इंडियन को ये पोस्ट दी गई थी। फातिमा फिरोज, क्लियर है? ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के बारे में मैंने बताया था। अब शशिकांत गुप्ता, इनका सवाल है कि कम्युनल इलेक्टोरेट कौन? कम्युनल इलेक्टोरेट को मैं हिंदी में बता देता हूँ, सांप्रदायिक सांप्रदायिक चुनाव, क्लियर है? शशिकांत गुप्ता, ये जो है सांप्रदायिक चुनाव, इसका जन्म हुआ था इसी 1909 के एक्ट में। अब समझ में आ गया होगा कि मुसलमानों को ये आजादी दी गई थी कि वो अपने एक लीडर जो मुसलमान हो उनको चुने, तो ये सांप्रदायिक चुनाव या कम्युनल इलेक्टोरेट। अगर मैं ज्यादा इंग्लिश का प्रयोग करूंगा तो आप मुझे प्लीज रिमाइंड, मैं फिर से हिंदी में उसको समझा दूंगा, कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को, क्योंकि इसके बाद का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, मैं इतना इजी करके बताऊंगा कि आपको वो याद हो जाएगा। चलिए, मैं क्लियर समझू? ओके, ठीक है, और किसी को डाउट नहीं है, मैं ये मान के चलता हूँ। देखिए, यूट्यूब पे और यहाँ पढ़ने में सबसे ज्यादा फायदा ये है, मोरले को, सर प्लीज रिपीट, ओके। मोरले को देखिए, मोरले जो थे वो हमारे वायसराय थे। क्या थे? वायसराय, जो उस समय हेड ऑफ द स्टेट होते थे। और मिंटो जो थे, सॉरी ये उल्टा हो गया, एक सेकंड। इस रिफॉर्म को कहते हैं 1909 को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, क्योंकि इसका इंग्लिश मुझे थोड़ा बोझिल लगता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और मिंटो जो थे वो थे वायसराय, तो इन दोनों को मिलाकर के नाम दिया गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। कोई दिक्कत है 1909 में? कोई दिक्कत नहीं है। मॉर्ले कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, बड़ा पोस्ट था इसलिए पहले उनका नाम आता है, और ये याद करने का तरीका भी है। कोई पूछा जाएगा 1909 के एक्ट में मॉर्ले कौन थे, तो ऑप्शन में ये रहेगा, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बड़ा पोस्ट था इसलिए ये था। अगला एक्ट जो आता है उसका नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। 1919 का जो एक्ट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। चलिए, उसको हम लोग थोड़ा और देखते हैं अच्छे से। और ये जो थे इसमें, अब बताइए, आप खुद बताएंगे, मॉन्टेग्यू जो है वो पहले नाम है, मॉन्टेग्यू, और इधर आ जाएगा चेम्सफोर्ड। अब ये बताइए मॉन्टेग्यू कौन होगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा या वायसराय होंगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, टाइप करते रहो, चैट बॉक्स में बताओ। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अभिषेक, वेरी गुड। अभिषेक बहुत बढ़िया, आप समझ रहे हो क्लियरली, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, ठीक है। ये क्लियरली समझना है सब किसी को कि क्या है सेक्रेटरी। शिवम ओझा, ठीक है। वायसराय नहीं,
प्रिंस वायसराय ये नहीं है, ये क्या थे हमारे, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। जो भी पहला नाम होगा इस मामले में, वो नाम होगा किसका, वो नाम होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। कोई दिक्कत होगा? सभी लोग समझ रहे हैं बात। और चेम्सफोर्ड उस समय के वायसराय होंगे। अब इसका नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्यों कहते हैं, आपको पता चल गया? कभी भूल पाओगे लाइफ में? नहीं भूल पाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो यार, एग्जाम में क्वेश्चन बनाना बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, लेकिन आपको क्या करना है, उस पर थोड़ी सी मेहनत करनी है। अगला पॉइंट होगा इसमें, जो इसके बाद के मैं पॉइंट्स लिखाऊंगा ना, प्लीज उसको नोट करते चलो। दो चीजें आपको नई मिलेंगी अब चल के। द्विसदनात्मक व्यवस्था समझते हैं सभी लोग? द्विसदन, ठीक है, और इंग्लिश में इसे कहते हैं बाई कैमरलिज्म। ओके, द्विसदन आपको फातिमा नहीं समझ में आता है। देखिए हमारे देश में दो सदन है, इसी को द्विसदन कहते हैं, बाई कैमरलिज्म इन इंग्लिश, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है जी, क्लियर है? इसी को द्विसदन कहते हैं और कुछ नहीं। तो ये जो सिस्टम है ना, अब मैं आपको एक ग्राफ टाइप बनाऊंगा और ये क्लियर करूंगा, ठीक है? ठीक है, इसमें हम लोग मेनली ग्राफ में ये देखेंगे कि जो सेंट्रल और प्रोविंशियल बाई कैमरल, पहले इसको समझते हैं, बाई कैमरलिज्म। एक ही बार में मैं दोनों बताऊंगा, 1919, 1935। दो एक्ट अब बचे हुए हैं इंपॉर्टेंट, आज खत्म करना है इसको। सॉरी, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले क्या किया था कि द्विसदनात्मक व्यवस्था किया, लेकिन कहाँ करेंगे, उस समय सिर्फ सेंटर में किया गया था। ये जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है, ये सिर्फ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किया गया था। इट मींस अभी का पार्लियामेंट, उसमें दो सदन बनाए गए थे। क्यों? क्योंकि उस समय वो ज्यादा पावरफुल था। लेकिन ये जो है 1935 में अगर आप आएंगे ना, तो 1935 में ये बाइकैमरल सिस्टम प्रोविंस में भी आ गया था। इट मींस कि स्टेट में। अब इसको आपको याद करना है, 1919 में जो बड़ा है यानी सेंटर है उसके पास आया पहले पावर। किसके पास आता है भाई? जो पावरफुल है, ठीक है। दूसरे में पावर उससे कमजोर लोगों को आएगा। तो ये चीज क्लियर है, बाइकैमरलिज्म, ठीक है। किसी को इसमें कोई दिक्कत है? 1919 में द्विसदनात्मक व्यवस्था आया सेंट्रल में, और 1935 में आया प्रोविंस यानी राज्य में। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, राज्य में कब आया? 1935 में। ये दोनों मैं एक बार खत्म करूंगा। नेक्स्ट जो चेंज आता है, चूंकि जो चीज 1919 में सेंटर के पास आएगा वो आ जाएगा 1935 में सेंटर के पास, यही समझना है आपको। जो चीज इधर 1919 में मान लीजिए बाइकैमरलिज्म आया, किसके पास? बाई सेंटर के पास। तो 1935 में आ जाएगा प्रोविंस के पास। अब आता है यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट। आपने शायद ये नाम सुना होगा। इसका भी कॉन्सेप्ट का जन्म इसी में होता है। सेंट्रल लिस्ट पे सेंटर कानून बनाएगा, स्टेट लिस्ट पे स्टेट कानून बनाएगा। कंफर्म है? और जो बच जाता था उसे वायसराय अपने पास पावर में रख लेते थे, उस पे वो कानून बना सकते थे। इसमें सेंटर ही बना सकता था। अगला है प्रोविंशियल। जो भी सब्जेक्ट थे प्रोविंस के, उनको दो चीजों में बांटा गया। एक बांटा गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ये इंग्लिश में ही पढ़ा जाता है इसलिए आप लिखें। और दूसरा है रिजर्व, ठीक है, रिजर्व। रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड, इसका क्या मतलब है शायद आप लोगों को नहीं पता है। ट्रांसफर्ड जो होता था सब्जेक्ट, उसे कानून बनाते थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग बनाते थे। वहां जो लेजिस्लेशन का होता था, क्योंकि ये प्रोविंस में होता था, तो वहां के जो क्या कहते हैं उसे, संसद जो प्रोविंस का होगा वो बनाती थी। लेकिन जो रिजर्व होता था
उसे वायस राय के पास पावर होता था, अल्टीमेट अथॉरिटी, समझ गए, इसीलिए इसको रिजर्व कहते थे। यहाँ भी इसको जोड़ो, इसको कनेक्ट करो, जो रिजर्व है उसको वायस राय रिजर्व रख सकता है, जो सबसे हाईएस्ट पावर है इस देश का। ये कॉन्सेप्ट भी आया इसी में, लेकिन ये अभी कहाँ लागू हो रहा है, ये 1919 में लागू हुआ प्रोविंस में, और 1935 में लागू हुआ सेंटर में। यही मैं कहना चाहता हूं, जब वहां बाइकैमरलिज्म आया था तो यहां नहीं था, और जब यहां ये ट्रांसफर्ड रिजर्व सिस्टम, सर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग था, नहीं, ये मैं अभी 1935 पे आऊंगा। मैं दो चीजें इन दोनों में कॉमन है, जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन गलत करता है, मैं वो बता रहा हूँ, इसके बाद मैं 1935 पे आ रहा हूँ। अभी अभिषेक श्रीवास्तव, आपका सवाल जायज है, ये 1935 में सेंटर को मिल गया ये चीजें, जो ट्रांसफर्ड और रिजर्व जिसको कहते थे डायरकी। अब आते हैं अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब ये होता है ट्रांसफर हो गए, और ये हो गया रिजर्व। इन दोनों को जो मिला के एक नया नाम दिया गया, किस तरीके का कानून था, इसको कहते हैं डायरकी। तो डायरकी सबसे पहले आया प्रोविंस में, यानी स्टेट में, और 1935 के अधिनियम में ये आ गया सेंटर के पास। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट जो 1919 में आया है, वो पहले आया प्रोविंस के पास, और वो जो 1935 में आएगा वो आएगा सेंटर के पास। इसी तरीके से था, द्विसदनात्मक व्यवस्था पहले आया सेंटर के पास और फिर आया प्रोविंस के पास। तो अब बताइए, इसमें के जो सवाल आपको कंफ्यूज करते थे वो अब कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसके अलावे आपने वहां देखा था कि मुस्लिमों को एक अलग से प्रोविजन दिया गया था एक्ट का, ठीक है, 1909 में, लेकिन ये चीज यहाँ पे खत्म कर दिया गया। और ये जो उन्होंने सिर्फ मुस्लिम्स को देने का सोचा था 1919 में, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को, सिख को, पारसी को, धीरे धीरे ये अब लोग कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देने लगे, यानी सबको फूट डालो और शासन करो की नीति आने लगी। तो प्लीज लिख लीजिए 1919 में आप लिखेंगे सांप्रदायिक चुनाव या सांप्रदायिक जो चीजें थी वो सिख और जो कम्युनिटी हैं उनको भी दिया गया, सिख को दिया गया, एंग्लो इंडियंस को दिया गया, यूरोपियंस को भी ये पावर दे दिए गए। और ये लिमिटेड नंबर ऑफ फ्रेंचाइज को देता है, लिमिटेड नंबर ऑफ फ्रेंचाइज। ये क्या होता है, अगला पॉइंट लिखना है, मतलब मत देने का अधिकार कुछ लोगों को दे दिया गया। मान लो भाई उस समय सब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो जो पढ़े लिखे थे उनको मत देने का अधिकार ये दे देती है 1919 का एक्ट, जो है थोड़े से लोगों को देती है। अगला पॉइंट क्या है आपको देखना है, आपने याद करो पिछले क्लास में पढ़ा था 1833 में सिविल सर्विसेज की बात की गई थी, लेकिन 1853 में ये लागू हुआ। आज के डेट में आप सुनते होंगे यूपीएससी, इसकी भी स्थापना का जो एक्ट था, ये कानून था, ये 1919 में ही आया था, लेकिन ये जो है सेंट्रल या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन उस समय कहते थे, ये आया 1926 में बनकर के तैयार हुआ। तो ये भी 1919 के एक्ट में था। कंफर्म है? देखिए, तो इतने पॉइंट्स अगर आपने नोट कर लिए हैं तो काफी ज्यादा आपको आसानी होगी। अब हम आएंगे 1919 के एक्ट के बाद 1935, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं GOI एक्ट, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। प्लीज नोट कर लो, एक सेपरेट इसका टर्म रहना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, ये कंप्लीट हो गया। ये एक्ट, देखिए इस एक्ट के बारे में कुछ विशेषता बताता हूँ। ये एक्ट आया तो जरूर, लेकिन ये एक्ट कभी लागू नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय के बाद से देश में हालत बहुत खराब हो गए, अलग अलग चीजों पे झगड़े शुरू हो जाते थे, और हमारा देश जो है एक वायलेंट। बीएचयू का फॉर्म कब तक आएगा सर? बीएचयू का फॉर्म यार कुछ दिनों में आ ही जाएगा, ठीक है, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, फिर फॉर्म आ गया था, तो इसके लिए परेशान नहीं रहो, लेकिन फॉर्म आएगा तो अचानक से तैयारी कर नहीं पाओगे, दिक्कत ये है, ठीक है। तो इसलिए पढ़ाई पे भी फोकस रखो, फॉर्म तो आ ही जाएगा, फॉर्म कहीं नहीं जाना है। तुम्हारा रिजल्ट नहीं होगा तो तुम नहीं जाओगे कहीं भी, लेकिन फॉर्म आएगा, फॉर्म का काम ही आना। एक ऑल यहां लिखेंगे पहले पॉइंट में, ऑल इंडिया
फेडरेशन की बात की गई थी, ऑल इंडियन फेडरेशन की बात की गई थी, मतलब सारे राज्यों को मिलाकर के एक संघ बनाया जाएगा और इस संघ के शक्तियों में फेडरल लिस्ट होता है जिसमें फेडरल या सेंट्रल पावर बना सकती थी, और एक प्रोविंशियल लिस्ट होगा जिसपे प्रोविंस को पावर रहेगा, वो बना पाएगी। नेक्स्ट जो है ये रेसिड्यूअरी पावर्स, मान लो इन दोनों में कोई कानून नहीं बना पाया तो उसे बनाता था वायसराय। ठीक है, वायसराय के पास रेसिड्यूअरी माने बचे हुए पावर, बचे हुए कानून पे बनाने की शक्ति इनको होती थी। मैंने पहले ही बताया था डायआर्की जो था, ट्रांसफर एंड रिजर्व सब्जेक्ट, ये अब प्रोविंस से खत्म किया गया और सेंटर में लाया गया। पहले ये बता दिया था मैंने, इसलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। डायआर्की वहां खत्म करके और इसको यहाँ पे लाया गया। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए कि प्रोविंस में डायआर्की को खत्म किया गया, लेकिन इसके जगह पे सेंटर में ये चीजें लाई गई, ट्रांसफर एंड रिजर्व। ठीक है, क्लियर है। और ये जो है ट्रांसफर है, ये अब सेंटर में आ गया। इसीलिए मैंने बताया था कि 1919 होगा और ये 1935 होगा। इसमें कुछ चीजें हैं जो दोनों में, इसमें जब आएंगी तो इसमें नहीं, इसमें आएंगी तो इसमें नहीं, और यही दोनों चीजें बाइकैमरलिज्म और ये ट्रांसफर और रिजर्व। अब देखिए आपने क्या देखा था 1935 में बाइकैमरलिज्म आएगा, मैंने आपको कहा था। हाँ, क्लास 1 घंटे की होती है। ऑलमोस्ट अब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल मैंने कुछ होमवर्क दिए थे, असाइनमेंट दिए थे, आपने देखे? कितने लोगों ने कल जो मैंने बात बताई थी वो देखा है उन्होंने? किसी ने नहीं देखा लगता है। चलो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पॉलिटी का जो प्लेलिस्ट है बीएचयू एंट्रेंस पॉइंट पे, अच्छा आप न्यू हैं, ठीक है, तो पॉलिटी का जो है प्लेलिस्ट, उसमें आप जाएंगे तो आर्टिकल की वीडियो होगी, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो होगी, संविधान के भाग और शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो होगी, या स्टडी मटेरियल में यहाँ भी मैंने लिंक दिया है, उसको जरूर देख करके आना ताकि तुम्हें सहूलियत रहे। ठीक है, 3 दिन हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे, हमने रूटीन भी दे दिया था, स्टडी मटेरियल पे रूटीन भी शेयर कर चुके हैं। तो हमारा टारगेट है एंट्रेंस से पहले सारे सब्जेक्ट्स को कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ पढ़ा पाए ताकि आपको वहां दिक्कत ना हो। ठीक है, ये ध्यान रहे, पॉलिटी के अगर वो चैप्टर्स आप वहां पढ़ लोगे तो उनको मैं यहाँ बहुत फास्ट पढ़ाऊंगा, तो आपको यहाँ दिक्कत नहीं होगी। फातिमा और ये शिवम, फिर बाकी लोग और भी हैं, ये अपना प्रिंस कुमार, इन सब का यही कहना है कि पहले वहां देख लो जो बेसिक्स कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो यहाँ भी, लेकिन बहुत फास्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, ये सब चीजें आपको पढ़ के आनी है कल, क्योंकि मैं अगला जो पढ़ाऊंगा आपको वहां फटाफट समझ में आएगा। इसने एक 1935 के कानून में कुछ और चीजें जुड़ी थी, बाइकैमरलिज्म या द्विसदनात्मक व्यवस्था अब दिया गया, द्विसदन जो है वो दे दिया गया प्रोविंस को। कौन कौन प्रोविंस था भैया? प्रोविंस था बंगाल था, कलकत्ता बंगाल था, मद्रास था और चेन्नई था। इन सब प्रोविंस को, बिहार भी था इस समय तक, इन सबको द्विसदनात्मक या बाइकैमरलिज्म। हाँ, जो भी एलएलबी का है वो तो स्टडी कर ही लो, क्योंकि उसके उसके बदौलत पिछले साल कितने ज्यादा लोगों ने एंट्रेंस क्लियर किया है। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस, गुड, सेंट्रल प्रोविंस जो आज का एमपी है और यूनाइटेड प्रोविंस यूपी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, वेरी गुड। फिर इसने क्या किया, देखिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो 1909 में शुरू हुआ था ना, वो बढ़ता ही गया, 1919 में थोड़ा बढ़ा, फिर 1935 में इसने और किसको बढ़ा दिया, इसने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और डिप्रेस्ड क्लासेस को और वीमेंस को थोड़ा सा उसमें और रिजर्वेशन दे दिया। और जो फ्रेंचाइज था 1919 में थोड़ा सा लिमिटेड फ्रेंचाइज दिया गया, तो इसमें और ज्यादा मत देने का अधिकार दे दिया गया। एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फ्रेंचाइज का राइट्स बढ़ाया गया, लिख लीजिए, रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी इस एक्ट के द्वारा। 1937 में रिजर्व बैंक बनकर के तैयार हुआ, सॉरी 1935 में ये एक्ट आया था, इसी के तहत रिजर्व बैंक बना था।
और इसी के एक्ट के बाद 1937 में सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली लाया गया। 1919 के एक्ट में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की बात की गई थी, जो कि 1919 में एक्ट आया, लेकिन 1926 में ये बना, ठीक है, 1926। लेकिन 1935 का जो अधिनियम आया था ना, वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आज देखते हो आप बीपीएससी, यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, इसका कॉन्सेप्ट आया था 1935 में। कोई दिक्कत है? देखिए, ये डेवलपमेंट जो है ना, वो डेवलपमेंट इस तरीके से हुआ है कि धीरे धीरे करके चीजों को दिया गया। एक बार पहले सेंटर में दिया गया, फिर स्टेट में दिया गया, फिर और थोड़ा सा बढ़ाया गया, संख्या पहले कम दिया गया। देख रहे हो ना, ये हो रहा है। और फेडरल कोर्ट, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, इसकी स्थापना 1937 में हुई। तो जो जो पॉइंट है वो आपने नोट कर लिए होंगे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना, और थोड़ा सा जो है फ्रेंचाइज को और बढ़ाया गया, निमत देने का अधिकार बढ़ाया गया, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ छूट रहा था, काउंसिल ऑफ इंडिया की बात हमने की थी। पहले एक्ट में काउंसिल ऑफ इंडिया एक होता था जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करता था, उसको खत्म कर दिया गया 1935 के एक्ट में। इसकी जगह पे हाई कमीशन का कॉन्सेप्ट लाया गया, ठीक है। यह हाई कमीशन का कॉन्सेप्ट यहीं पे आता है। चलिए, ये चीजें हो गई। देखिए, 1947 का अब एक्ट बच रहा है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसकी सुप्रीम कोर्ट तो, हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट में था, लेकिन वो कहाँ था प्रिंस? वो था कोलकाता में। अब उसको भी सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट का नाम दे दिया गया और 1937 में दिल्ली ला लिया गया। कंफर्म है? इस एक्ट में ही फेडरल कोर्ट का, ठीक है, समझ गया। 1947 का जो ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, इसमें बेसिकली कुछ था नहीं, कुछ कानून नहीं थे। इसमें ये था कि आप जो भी नए देश बनेंगे वो अपने कानून खुद बना सकते हैं। दो देश होंगे, भारत और पाकिस्तान, उसकी जो है इतने टाइम तक आजादी दी जाएगी, और फिर से जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वायसराय का पोस्ट था, फिर से उसको वायसराय से गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, ये लास्ट गवर्नर जनरल थे, ठीक है। पहले इंडियन गवर्नर जनरल फॉर्म क्या किया गया? अच्छा, फॉर्म क्या किया गया, ठीक है, ठीक, मैं बता रहा हूँ। इसको खत्म कर दिया गया, एक नए पोस्ट को का क्रिएशन हुआ, जिसे कहते हैं हाई कमीशन। ये हाई कमीशन बनाया गया। एक सेकंड, मैं कंफर्म आपको कर लेता हूँ। हाई कमीशन का जो पोस्ट है, ये हाई कमीशन 1858 में काउंसिल ऑफ स्टेट की बात की गई थी। 58 में काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे अभी खत्म कर दिया गया। और हाई कमीशन का जो पोस्ट है, उसे लाया गया था 1919 में। ये ध्यान रखना है, हाई कमीशन का जो पोस्ट है उसे लाया गया था 1919 में। और इस हाई कमीशन के पोस्ट को ज्यादा प्राइमेसी यानी ज्यादा प्रमुखता दे दिया गया, क्योंकि इसको खत्म कर दिया गया था, इसलिए। कंफर्म है? ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट को खत्म किया गया, तब ये हाई कमीशन को प्रमुखता दी गई। ये मेरे बताने का मतलब था। तो ये सारी चीजें यहाँ क्लियर हो गई। इसके बाद भारत आजाद हो जाता है और हमने अपना कानून बनाया। कल हम लोग पढ़ेंगे कि जो संविधान सभा कहाँ से आया, कैसे हमारे देश का कानून बना, किन किन चीजों को उसमें समाहित किया गया, क्या क्या प्रोविजन किए गए, सब चीजों के बारे में हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा आप सभी से, क्योंकि ये क्लास मैं बहुत कम पैसे में पढ़ा रहा हूँ। 499 में जीएस की पूरी क्लास पढ़ाई जाएगी। आप किसी भी कोर्स की तैयारी करते हो, बीए, एमए, एलएलबी, बीएलएलबी, जो नोट्स मैं बताऊंगा, जो पीडीएफ मैं दूंगा, उससे आपको काफी फायदा मिलेगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि टाइमली पेमेंट कर दें। काफी बच्चों ने कर दिया है, थैंक यू फॉर दैट। क्योंकि पेमेंट सबके आ जाएंगे तो हम और अच्छे से और बढ़िया से टाइमली सिलेबस खत्म करने में मजा आएगा, आपको भी सही रहेगा। और चूंकि ऑफलाइन क्लासेस कहीं चलने वाली नहीं है, ये ध्यान रहे, और हमारा फी भी काफी कम हमने रखा है। तो ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखोगे, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग क्लास से संतुष्ट हो, सेटिस्फाइड हो। जो पीडीएफ है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। कोई क्वेरी हो तो हमसे जरूर पूछिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 7052529525।
तो पेमेंट इस पे आप कर सकते हैं, बहुत सारे चैनल हैं। हाँ, एलएलबी की सारी क्लासेस चलेंगी इसमें, जितनी भी सिलेबस हैं आपको कवर अप मैं कराऊंगा। सॉरी फॉर दैट। एलएलबी की सारी क्लासेस चलेंगी, और फिलहाल तो हम लोग 499 में जीएस जनरल स्टडीज एलएलबी में सबसे ज्यादा पूछता भी है, तो जनरल स्टडीज के लिए सारी जीएस हम लोग यहाँ पे कवर अप कराएंगे। करंट अफेयर्स आप लोगों को यूट्यूब पे मिल ही जाता होगा, वहां से आप पढ़ के नोट्स बना सकते हो। पीडीएफ भी एग्जाम से पहले हम आपको देंगे, करंट अफेयर्स की फुल ईयर की, जहां से क्वेश्चन आए थे पिछली बार भी और इस बार भी आएंगे। बहुत ज्यादा फी नहीं है, मैंने बताया 499 का रहेगा फी। आप कर सकते हो, यहाँ टीचमेंट पे भी कर सकते हो, अदरवाइज जो ये मैंने नंबर दिया है उस पे आप पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप करोगे। नंबर कौन सा है, नोट इट डाउन, 70 525 29 525, 7052529525। किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है फी के रिगार्डिंग, कोई भी क्वेरी हो। बहुत लोगों के दिमाग में ये डाउट आता होगा कि ये फी हो सकता है क्यों ले रहे हैं या क्या कुछ, तो वो मैं क्लियर करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि ये डेमो क्लास मैं दे रहा हूँ, डेमो इन द सेंस कि ये सब चीजें मैं रिपीट तो नहीं करूंगा, लेकिन चूंकि जो पेड बच्चे हैं उनके साथ इंजस्टिस ना हो, तो ये मैं चाहता हूँ कि बाकी, और इतने कम में कोई पढ़ाएगा भी नहीं, मेरा ये भरोसा है। तो आप लोग, हाँ, एलएलबी का एग्जाम निकल जाएगा, आप टाइमली लगे हुए हो अगर, और सारी चीजें कवर अप करते हुए चल रहे। देखो, जीएस के बाद हम लोग फिर रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, तो पहले जीएस तो खत्म हो जाएगा, जीएस के फी कंप्लीट कर दो, सिलेबस कंप्लीट कर दो, फिर उसके बाद बाकी सारी चीजें हम कर लेंगे, ठीक है। यही क्लास द एंड करते हैं। तो क्योंकि इस मैक्सिमम इस वीक में हम ये सारी चीजें करेंगे। फातिमा, आप शायद नहीं है, तो पेमेंट का आप लोग जल्द से जल्द कर दीजिए, फिर हम नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। थैंक यू सो मच।